देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में कहता है कि विच स्टेटमेंट करेक्टली कंप्लीटेड द स्टेटमेंट। उसमें कहता है एक्सेप्ट द ग्लाइसिन विच इज ए कायरल। सही बात है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसिन तो देखिए ये हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा COOH, ठीक है, और यहाँ पर NH2, और यहाँ पर होता है R। जब हम R के जगह पर H यूज में लेते हैं, R के जगह पर H यूज में लेते हैं तो ये बन जाता है CH2 COH, है ना, और इधर बन गया NH2। इसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है। तो एक कहता है एक्सेप्ट द ग्लाइसिन विच इज ए कायरल, ठीक है। ए कायरल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं। कहता है ऑल एमिनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन। बेसिकली बच्चों ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, ठीक है, ये एक प्रकार से एमिनो एसिड ही होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। बस इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट होते हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड के जो यूनिट होते हैं वो ग्रेटर देन 100 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट कितने होने चाहिए? ग्रेटर देन 100 होने चाहिए। उसमें से एक स्पेशल टाइप का जो है प्रोटीन होता है इंसुलिन। एक स्पेशल टाइप का एमिनो एसिड होता है, सॉरी प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। उसमें 51 एमिनो एसिड ही होता है, ठीक है। बट जनरली प्रोटीन में नंबर ऑफ एमिनो एसिड के यूनिट कितने होते हैं? ग्रेटर देन 100, ठीक है। खैर, तो कहता है ऑल एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन, ठीक है। कहता है विच स्टेटमेंट करेक्टली कंप्लीट द स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये जो एमिनो एसिड है प्रोटीन में, इसमें एक खास बात होता है ना। इसमें खास बात ये होता है कि ये एमिनो एसिड जो है एल फॉर्म में होते हैं। मतलब इनका कन्फिगरेशन जो है एल फॉर्म, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर एक जनरल एमिनो एसिड का बनाया स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं जो एक दूसरे से लिंकेज बनाते हैं, पेप्टाइड लिंक बनाते हैं, ठीक है, उनमें खास बात ये होता है कि वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं? किस फॉर्म में होने चाहिए? एल फॉर्म में होने चाहिए, लेफ्ट हैंडेड होने चाहिए, ठीक है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाली बात नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोटीन, एमिनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन। तो प्रोटीन से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी, और भी जानकारी देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एज्यूम दैट ए पार्टिकुलर एमिनो एसिड हैज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है 0.6। कहने का मतलब पीआई का वैल्यू दे रखा है 6 दे रखा है, और पीएच का वैल्यू दे रखा है 1। अब चूंकि पीएच का वैल्यू 1 दे रखा है, ध्यान से, पीएच का वैल्यू 1 दे रखा है और पीआई का वैल्यू ये दे रखा है, तो पीएच और पीआई आपस में इक्वल नहीं है। पीएच और पीआई इक्वल नहीं है। अगर पीएच और पीआई आपस में इक्वल होते तो वो होता, फिर वो ज्विटर आयन बनाते। क्या बनाते? ज्विटर आयन, जैसा कि तीसरा केस दिख रहा है। लेकिन पीएच और पीआई इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम अब पीएच वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जो है लेस देन 1 है। तो पीएच वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब है कि मीडियम है एसिडिक। क्या है? मीडियम है एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में अब आप कोई भी एक एमिनो एसिड जनरली ले लीजिए, तो CH, और इधर हमने ले लिया COH, ठीक है, और इधर हमने ले लिया एमिनो, और ये R ले लिया, ठीक है। इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। अब pH लेस देन 7 देने का मतलब है कि एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम इज द सोर्स ऑफ H+। तो क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजन है तुरंत इस प्रोटॉन को
एक्सेप्ट करेगा और प्रोटोनेशन कर लेगा और बनाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे जो है पीके वैल्यू दिया हुआ है। द पीके वैल्यू ऑफ द 3 आयोनाइजेबल ग्रुप XYZ ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, आर ये ऐसे करके दिया हुआ है। अब अपने से जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है एमिनो एसिड का। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जो यहाँ पर एमिनो एसिड दिया हुआ है इसमें देखिए 2-2 COH ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, और 2-2 COH ग्रुप मौजूद होने का मतलब है कि ये जो है एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड है। कैसा है? एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड। तो एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड में हम लोग पीआई वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना, पीआई वैल्यू निकालते हैं हम लोग पी के, ठीक है, पी के A1 प्लस का पी के A2 और डिवाइडेड बाय 2। जहां पी के A1 और पी के A2 क्या है, तो पी के A1 और पी के A2, पी के A वैल्यू है किसका, एसिड का, ठीक है, मतलब COH ग्रुप का। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है इसका वैल्यू X दे रखा है और इसका वैल्यू Z दे रखा है और डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये है ना भाई, हमने सबसे पहला नंबर क्या पता किया, हमने पता किया कि ये एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड है या बेसिक, तो पता लगा एसिडिक है। कैसे पता लगा, 2 COH ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, तो ये बात पता लग गया। अब पीआई वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अगर एसिडिक है तो एसिडिक का एवरेज करना है और बेसिक है तो बेसिक का एवरेज करना है, ठीक है, यही है इसका फंडा। एसिडिक है तो एसिडिक का एवरेज और बेसिक है तो बेसिक का एवरेज लगाना और पी के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक देखिए COH, ये X और Z दे रखा है। अब X का वैल्यू अगर गौर से देखिए ऊपर में यहाँ रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना XYZ, तो X हो गया स्टार्टिंग वाला 4.3 और Z हो गया 2.2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से 6.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3.25 आएगा। मतलब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि अब क्या, मतलब अब के बाद जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें हमसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा जाएगा, पीआई वैल्यू पूछा जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एलानिन दे रखा है pH बराबर 6। कहता है एट विच pH द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलानिन विल बी प्रेजेंट। देखिए सिंपल सी बात है, हमसे एलानिन बोला है तो सबसे पहले हम एलानिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर COH और इधर हो गया NH2, ठीक, ये बना लिया हमने। अब उसके बाद कहता है इसका pH वैल्यू दे रखा है एट विच pH द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलानिन विल बी फॉर्म। देखिए सिंपल डेफिनेशन पर आधारित है। जब pH और pI का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जब pH और pI का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाते हैं तब ये ज्विटर फॉर्म में आएगा। और ज्विटर आयन का मतलब क्या हो गया, ये NH3 प्लस और यहाँ पर CH3 और ये बनाएगा CO माइनस। ज्विटर का मतलब 2 है ना, 2 आयन जब कंपाउंड में क्रिएट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जब pH और pI का वैल्यू इक्वल हो जाता है तब ये ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोला एट विच pH मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन, तो स्वाभाविक बात है pH के इक्वल। तो यहाँ पर pH जब 6 होगा तब जो है ये ज्विटर आयन के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला गया है इस तरह से कंपाउंड दिया है, कहता है इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए। देखिए ये जो बीच वाला है ना, ये एक प्रकार से पेप्टाइड लिंक है। क्या है?
पेप्टाइड लिंक है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना है। तो जैसे हम बॉन्ड को तोड़ेंगे NH2C, फिर उसके बाद CH3, ये इधर बन गया COOH, और इधर वाले में जब हाइड्रोलाइसिस होगा तब क्या बनेगा, इधर वाले में ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH2 और ये COH। अब सिंपली हमें इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए देखिए ये इसका नाम है बच्चों एलानीन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइसिन। तो ये मिला ग्लाइसिन और ये मिला एलानीन, तो इसका मतलब ए भी मिला, बी भी मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहता है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है, पीआई वैल्यू पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए CH है, इधर COO माइनस और इधर NH3 प्लस। ठीक है, और ये एमिनो एसिड देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है, ज्विटर आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि उसमें दो पोल डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चूंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो स्वाभाविक बात है नेट चार्ज भी उसका 0 होगा। फिर उसके बाद कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है COOH, और यहाँ पर NH2 ग्लाइसिन। दूसरा होता है एलानीन। एलानीन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लगाएंगे COOH, और इधर हो जाएगा NH2। एस्पार्टिक एसिड होता है एसिडिक एमिनो एसिड, तो यहाँ पर COH यहाँ पर लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है NH2 और उसके बाद यहाँ पर CH2। अब देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड थ्योरी वीडियो भी डाला हुआ है, एमिनो एसिड पर बेस्ड एक ही लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं और एमिनो एसिड अपना मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब कहता है कि बताइए इसमें से सबसे लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसका होगा। देखिए लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई वैल्यू जो बच्चों ये हम लोग निकालते हैं pKa1 प्लस pKa2 और डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से अब देखिए ये क्या है, NH2 है, ये बेसिक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 7 होगा। यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 7 होगा ना। यहाँ पर भी ग्रेटर देन 7 और यहाँ पर लेस देन 7। ठीक, तो अब आप एज फॉर एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हो। ग्रेटर देन 7 में मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ 8 ले लीजिए और यहाँ 6 ले लीजिए। तो 8 प्लस 6 क्या हो गया, 14। 14/2 कितना हो गया, 7। इसको और थोड़ा बढ़ा लीजिए, 9 कर लीजिए, इसको और कम कर लीजिए। ठीक है, इसको और बढ़ा लीजिए, इसको और कम कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए इसको 9 कर लिए और इसको हमने 5 कर लिया, तो 9 5 14/2। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए लेस देन 7 है और यहाँ पर भी लेस देन 7 है। जब किसी कंपाउंड में दो एसिड हो तो उसको हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं। और एसिडिक एमिनो एसिड में हम लोग क्या कैसे पीके वैल्यू निकालते हैं, तो केवल COH ग्रुप के पीके वैल्यू से। तो यहाँ पर देखिए इसका और इसका दोनों में अब आप क्या कीजिए, लेस देन 6 यहाँ पर भी ले लीजिए, लेस देन 7 और लेस देन 7 यहाँ पर भी ले लीजिए। जैसे 6 ले लिया या 5 ले लिया। ठीक है, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए 6 + 6/2 कर दिए या 6 + 5/2 कर दिए, तो हर हमेशा जो है आपको 6 से कम ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि यहाँ पर दोनों के दोनों एसिडिक ग्रुप हैं और एसिडिक ग्रुप का जो पीके जो यहाँ पर मतलब pH वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा। ठीक है, तो लेस देन 7 होगा, पीके वैल्यू लेस देन 7 होगा, तो उसी चक्कर में जो है
यहाँ पर आपको पी आई वैल्यू इन दोनों का एवरेज निकालने पर सबसे कम आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड, ये देखिए दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों COOH दिया हुआ है और उसका pK वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पर NH3 प्लस दिया हुआ है, ठीक है, और उसका भी pKb यहाँ देखिए खतरा है, खतरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये आपको गलत करवा देगा बच्चों। यहाँ पर pKb वैल्यू दे रखा है, जबकि pK वैल्यू के सम का एवरेज जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, pK वैल्यू का एवरेज होता है वो होता है PI वैल्यू। तो यहाँ पर pK भी दिया हुआ है, तो pKa कैसे निकालेंगे? तो pK निकालना बहुत ही आसान है। 14 में से 4.4 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 14 में से 4.4 को माइनस कर दीजिए, जो कि क्या आएगा 9.6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका pK वैल्यू मालूम और इसका भी pK वैल्यू मालूम, तो क्या करेंगे बताइए? तो यहाँ से PI बराबर हो जाएगा, यहाँ का pK वैल्यू 2.2 और यहाँ का pKa वैल्यू क्या हो गया 9.6, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9 2 11 11.8 डिवाइडेड बाय 2, तो 11.8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये हो गया 5.9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे फिर से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर इतने क्वेश्चन सामने आ गए कि अब आपसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलती नहीं होगी। फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द गिवन एमिनो एसिड, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम पता कीजिए कि ये एमिनो एसिड कैसा वाला है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 COH ग्रुप दे रखा है, तो 2 COH ग्रुप देने का मतलब है कि ये हो गया एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। अल्फा क्यों बोला? क्योंकि COH जिस कार्बन से लगा हुआ होता है वो अल्फा कार्बन है, तो ये एसिडिक टाइप का हो गया। और एसिडिक टाइप में हम लोग जब PI वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? एवरेज लेते हैं। किसका एवरेज लेते हैं? COH का ही लेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए बच्चों क्या दे रखा है 4, इसका क्या दे रखा है 2, 4 + 2 6, 6/2 बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप गलती नहीं करोगे। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। 11 में देखिए एक एसिटिलीन दिया हुआ है और ये HgSO4 H2SO4 जो है ये बेसिकली एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? तो इसमें करना कुछ भी नहीं, इस तरह से CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर भी CH और एक कार्बन पर जो है आपको OH लगा देना है, ठीक है। फिर इसका हम टोटोमेराइजेशन जब करेंगे तो ये बनाएगा बेसिकली CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन गया, ये हो गया हमारा कंपाउंड नंबर A। अब उसके बाद जो है NH3 का अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, तो जैसे ही खुलेगा तो यहाँ से देखिए CH3 CH और ये बन जाएगा NH3 प्लस बनेगा। बाद में ये जो O माइनस है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, कहने का मतलब ये NH2 और ये OH बनेगा। फिर देखिए जो HCN दिया हुआ है ना HCN, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा HCN से H प्लस को निकाल के ये OH2 प्लस बनाएगा, ठीक है। फिर जो Cn माइनस है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। फाइनली क्या बनेगा देखिए CH, यहाँ पर NH2, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पर Cn बन गया। अब उसके बाद जब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये जो Cn है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा, CH, ये NH2 हो गया, ठीक है, और ये COH में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप गौर से इसको देखिए तो ये आपको जो है क्या दिख रहा है एलानीन दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोलता है कि विच एमिनो एसिड डज नॉट कंटेन कायरल सेंटर। जो पहला एमिनो एसिड होता है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर CH, यहाँ पर NH2, ठीक है, CH NH2, यहाँ पर R और उसके बाद जो है COH, ये जनरल एमिनो एसिड का फॉर्मूला हो गया।
अगर हम इस R के जगह पर H यूज में लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एमिनो एसिड बनता है उसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। और उसमें कायरल सेंटर मौजूद नहीं होते, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाकी हाइड्रोजन के जगह पर यहाँ पर CH3, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, फिनाइल एनालिन जो भी आप लेंगे यहाँ पर यूज करेंगे तो हर हमेशा ये जो है कायरल बनेगा, कायरल कार्बन बनेगा बनाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो इन सब में जो है ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंगर रिएजेंट। तो बच्चों ये एक डेटाबेस्ड है, सेंगर रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसका होता है फॉर्मूला 2,4 डाइनाइट्रो। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को सेंगर रिएजेंट बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, इसका कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों एक डी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा एल कार्बोहाइड्रेट के मिरर इमेज होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डी और एल कन्फिग्रेशन जो होता है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। चाहे डी ग्लिसरल डिहाइड देख लीजिए, एल ग्लिसरल डिहाइड देख लीजिए, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ठीक है, या डी एराबिनोज, एल एराबिनोज, कोई भी डी और एल जब पर्टिकुलर सेम टू सेम कार्बोहाइड्रेट में बात करेंगे तो डी और एल जो है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम बात करेंगे कहता है विच एल सुगर ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स द ऑप्टिकली एक्टिव डाई बेसिक एसिड। ठीक है, कहने का मतलब इसमें जो है आपको ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऑप्टिकली एक्टिव पहचानने का तरीका यही है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर एक लाइन पास कराइए तो देखिए ये और ये जो है, ठीक है, ये और ये जो है एक दूसरे से लेकिन यहाँ पर बोलता है कि विच सुगर ऑन ऑक्सीडेशन भी कराना है इसका सबसे पहला नंबर। ठीक है, तो जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेसिकली नीचे वाला जो CH2OH है ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होकर CHO में बदलेगा। ठीक है, तो CHO में आपको इसको भी बदल देना है, इसको भी बदल देना है, इसको भी बदल देना है, ठीक है, और इसको भी बदल देना है। अब मान लो CHO में नहीं बदलना है तो आप सब CHO को COH में बदल दीजिए और इसको भी यहाँ पर बोला भी गया है कि सभी को ऑक्सीडाइज करके COH में बदलिए। ठीक है, तो आप ऊपर वाले और नीचे वाले सबको COH में बदल दीजिए। फिर देखिए कि किसमें मिरर इमेज दिख रहा है, इसमें मिरर इमेज है, इसमें भी मिरर इमेज है, इसमें भी मिरर इमेज है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? इसमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर आपको ऑक्सीडेशन करना है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, सर आपने एंड पॉइंट वाले का ही ऑक्सीडेशन क्यों किया, बीच वाले का क्यों नहीं किया? बच्चों बीच वाला जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री का अल्कोहल है और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करने से, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन में बदलता है, जबकि 1 डिग्री जो है एसिड में बदल सकता है, एल्डिहाइड भी एसिड में बदल सकता है। इसीलिए हम ऑक्सीडेशन फर्स्ट और लास्ट का ही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का सबका कर देंगे, COH में बदल जाएगा। फिर उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है BCD में देखने को मिलेगा, A में नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे जो है ओसा जोन के बारे में पूछा है। ओसा जोन में बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जैसे देखिए CH डबल बॉन्ड O है और इसके ठीक बगल में C, इधर H और यहाँ पर OH और बाकी में यहाँ पर जैसे कोई भी ग्लूकोज आप ग्लूकोज में CHOH हो गया, ठीक है, और CH2OH ये होता है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन हो जाता है NH और PH। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड और ये हाइड्रोजन का जो H2 है ये इस तरह से यहाँ से डिहाइड्रेट करके H2 निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो OH है ये भी टोटोमेराइज करके बाद में C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसका दूसरा मोल यूज में लेते हैं तो यहाँ से ठीक वैसे यहाँ से भी H2O निकलेगा, ठीक,
और इसी तरह से डबल बॉन्ड एंड करके बन जाता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गया कि यहाँ पर अगर आपको ओसा जोन बनाना है, मतलब शुरू के दो कार्बन में डबल बॉन्ड एन वाला, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन बनाना है, ठीक है, फिनाइल ओसा जोन भी बोलते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर कार्बोनिल का होना जरूरी है और दूसरे में OH का होना जरूरी है, ताकि वो टोटोमराइज करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे देखिए पहला है ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज अगर हम लेते हैं तो CH डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर देखिए CH और इस तरह से OH हो गया, ठीक है। और बाकी में देखिए यहाँ पर कन्फिगरेशन तीसरा कार्बन है, तो तीसरे पर क्या होता है, तीसरे पर देखिए यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है ना, तो तीसरे पर उल्टा कन्फिगरेशन कहाँ पर होता है, ग्लूकोज में होता है, तो ग्लूकोज का सही है। अब अगर ग्लूकोज का ही दूसरा एपीमर लिया जाए, ठीक है, दूसरे कार्बन पर जो एपीमर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनोज बोलते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो दूसरा कार्बन है, दूसरे में देखिए जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन लेफ्ट में और OH राइट में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम C2 एपीमर्स लेंगे तो ये OH क्या हो जाएगा, OH जो है इस तरफ हो जाएगा और हाइड्रोजन इस तरफ हो जाएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O में जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा और टोटोमराइज करके यहाँ पर जो है कुल मिलाकर दूसरे वाले कार्बन पर OH होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है और बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा ही होता है। जिसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो C2 एपीमर होता है, C2 एपीमर होता है माइनोज, ठीक है, ये दोनों के दोनों ओसा जोन करते हैं शो। और तो और जैसे मान लीजिए कि आप फ्रुक्टोज ले लीजिए, तो फ्रुक्टोज में भी जो है आपको सेम टू सेम ओसा जोन देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रुक्टोज भी अगर ऑप्शन में होता तो फिर हम उसको भी आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स द सेम फिनाइल ओसा जोन। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लूकोज और माइनोज देखे दिया हुआ है ना, फ्रुक्टोज भी होता तो भी सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्सचर प्रोजेक्शन ऑफ L-थ्रियोनीन, ठीक है, L-थ्रियोनीन। देखिए बच्चों L कन्फिगरेशन जो है ना आपको NH2 को देखने से मिलेगा, ठीक है। एमिनो एसिड में अल्फा एमिनो एसिड में अगर NH2 राइट में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, D कन्फिगरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये D है, यहाँ पर देखिए बच्चों NH2 लेफ्ट में है तो ये L कन्फिगरेशन, ये देखिए D कन्फिगरेशन हो जाएगा और यहाँ पर NH2 लेफ्ट में है तो L हो जाएगा। तो L-थ्रियोनीन जो है देखिए ये भी है और ये भी है। अब सवाल उठता है दोनों में से कौन सा है, तो अब इसके लिए बोला गया है कि 2S और 3R, ठीक है, 2S और 3R मतलब RS कन्फिगरेशन अब आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो L है इसी में डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर CIP रूल लगाएंगे तो ये 1, ये 2 और ये नीचे वाला जो है 3 होगा। 1 2 3 देखिए क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज R और हॉरिजॉन्टल में चौथा तो ये हो जाएगा S। यहाँ पर देखिए 2S हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है OH हो जाएगा 1, फिर ऊपर वाला 2 हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से जो है ये हो जाएगा R हो जाएगा। तो 2S और 3R, तो 2S 3R देखिए कन्फिगरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।